हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। 3 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोंगला बंदरगाह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह, यह श्रीलंका के दक्षिणी तट पर स्थित बंदरगाह है, यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और बेस्ट बंदरगाह है और बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बांग्लादेश ने इसे बंदरगाह का नियंत्रण चीन को सौंप दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बेस्ट एवं दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी के तट पर यह स्थित है मोंगला बंदरगाह। हाल ही में बांग्लादेश और चीन के बीच चाइना बांग्लादेश मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। इससे बंदरगाह का नियंत्रण चीन को नहीं दिया गया है, केवल आर्थिक क्षेत्र को विकास करने के लिए सहयोग किया जा रहा है। बंदरगाह का नियंत्रण नहीं दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, बांग्लादेश के बंदरगाह मोंगला बंदरगाह, ये यहाँ पे है पोर्ट ऑफ मोंगला, यहाँ पोर्ट ऑफ चिटागोंग है, चिटागोंग बंदरगाह यहाँ पे है चिटागोंग, और पोर्ट ऑफ पायरा ये यहाँ पे है पोर्ट ऑफ पायरा। दक्षिण एशिया में समुद्री व्यापार और भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से मोंगला बंदरगाह एक बार फिर चर्चा में है। बांग्लादेश ने चीन के साथ चाइना बांग्लादेश मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता बंदरगाह के आसपास औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इसका लक्ष्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना, रोजगार बढ़ाना और निर्यात को प्रोत्साहित करना है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर है और चट्टोग्राम बंदरगाह जो है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा और बेस्ट समुद्री बंदरगाह है बांग्लादेश का। यह दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र भारत के लिए यह बंदरगाह रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच तटीय नौवहन, कोस्टल शिपिंग और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, बांग्लादेश ढाका टका। इसके राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, राष्ट्रीय पक्षी ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन है, राष्ट्रीय वृक्ष आम का वृक्ष है और राष्ट्रीय पुष्प सफेद वाटर लिली है, सापला जिसे कहते हैं। यहाँ राष्ट्रीय नदी कहा जाता है बांग्लादेश में पद्मा को, पद्मा यहाँ की राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय नदी बांग्लादेश की है पद्मा। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह चट्टोग्राम बंदरगाह है। पायरा पोर्ट बांग्लादेश का उभरता हुआ गहरे पानी डीप सी का बंदरगाह है पायरा पोर्ट। बिम्स्टेक के सदस्य देश बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए यह क्षेत्र भारत की नेबरहुड फर्स्ट एवं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमारा अगला प्रश्न है, 77वें वन महोत्सव 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 77वें वन महोत्सव, तो इसका सही उत्तर होगा, इसकी शुरुआत 1950 ईस्वी में के मुंशी द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण को बढ़ावा देना है। वन महोत्सव भारत का वार्षिक वृक्षारोपण अभियान है। इसकी शुरुआत 1950 ईस्वी में तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के मुंशी ने की थी 1950 में। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और वनों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। भारत में 77वें वन महोत्सव का आयोजन 1 से 7 जुलाई तक किया जा रहा है। यह सप्ताह देश भर में वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है वन महोत्सव। इस वर्ष मणिपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तृतीय चरण के अंतर्गत 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मणिपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान से इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अपनी मां के समान एक पौधा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। वहीं दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार 2026 के लिए 70 लाख पौधे लगाने की घोषणा की है। 70 लाख। इसका उद्देश्य राजधानी के ग्रीन कवर को बढ़ाना है, वायु प्रदूषण को कम करना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है दिल्ली सरकार द्वारा। एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है, इसकी शुरुआत 2024 में हुई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी की शुरुआत की गई थी, एक पेड़ मां के नाम अभियान। इसका उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक एक पौधा अपनी मां के सम्मान में लगाए, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसका राजकीय पशु संगई है जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। राजकीय पक्षी नोंगिन जिसे मिसेस ह्यूम्स फिजेंट तीतर होता है। राजकीय वृक्ष की बात करें
तो इसका राजकीय वृक्ष उनिंगथो है। राष्ट्रीय पुष्प सिरुई लिली है। मणिपुर सिरुई लिली महोत्सव भी मनाया जाता है। केबिल लमजाओ यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में ही है। संगाई हिरन केवल मणिपुर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। संगाई हिरन राजकीय पशु यहाँ का। दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। राजकीय पक्षी गौरैया है, हाउस स्पैरो। और प्रमुख संरक्षण 16 भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, 16 भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य दिल्ली में स्थित है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 33% भाग वन एवं वृक्ष आच्छादन का लक्ष्य राष्ट्रीय वन नीति में रखा गया है। 33% भाग। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आया। 1988 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI जो है वह द्विवार्षिक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। द्विवार्षिक, 2 वर्ष में एक बार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें 1981 में स्थापना हुई। मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राजनयिक को विदेश सचिव के रूप में कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है विदेश सचिव के रूप में? इसका सही उत्तर होगा विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री का कार्यकाल विदेश सचिव के रूप में बढ़ा दिया गया है। 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है। के विदेश सचिव नियुक्त हुए थे 15 जुलाई 2024 को पहली बार। इससे पहले हुए 2019 से 2021 ईस्वी तक चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं विक्रम मिश्री। अब इनका कार्यकाल आगे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। विदेश सचिव भारत के विदेश मंत्रालय के शीर्ष नौकरशाह टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं। वे भारत की विदेश नीति के क्रियान्वयन, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों का समन्वय करते हैं। विदेशों में स्थित भारतीय मिशन का संचालन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की कूटनीतिक रणनीति को लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं विदेश सचिव विक्रम मिश्री। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के उप सेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। आप लोग बताइएगा, आप लोगों से प्रश्न है, भारत के अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने पदभार ग्रहण किया। वे जून 1988 में महार रेजिमेंट में इनका कमीशन प्राप्त हुआ था। लगभग 4 दशकों की सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न कमांड स्टाफ और प्रशिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 38 वर्षों के सैन्य करियर में उन्हें सीमा क्षेत्र आतंकवाद रोधी अभियान, परिचालन योजना और सेना के आधुनिकीकरण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं। भारतीय सेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को मनाई जाती है। मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है। सर्विस बिफोर सेल्फ भारतीय सेना। भारतीय सेना की प्रमुख कमान है उत्तरी कमान, जिसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है। उत्तरी भारतीय सेना की प्रमुख कमान उत्तरी कमान उधमपुर में है। हेडक्वार्टर पश्चिमी कमान का चंडी मंदिर, पश्चिमी कमान चंडी मंदिर में स्थित है। पूर्वी कमान कोलकाता, पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कोलकाता है। दक्षिणी कमान का पुणे है। मध्य कमान का लखनऊ है। मध्य कमान का हेडक्वार्टर लखनऊ है। दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर में है। भारतीय की सेना में कुल 7 कमांड है। महार रेजिमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 1941 ईस्वी में हुई। महार रेजिमेंट 1941 ईस्वी में हुई। यह इन्फेंट्री रेजिमेंट पैदल सेना है। रेजिमेंटल सेंटर इसका सागर मध्य प्रदेश में है। रेजिमेंटल सेंटर जो है महार रेजिमेंट का वह सागर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। राज्यपाल इसके मंगू भाई पटेल है। मंगू भाई पटेल है राजस्थान मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव है। मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो यहाँ 12 सिंगा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूध राज जिसे कहते हैं, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। राजकीय वृक्ष बरगद है। पुष्प सफेद लिली है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुरा, माधव। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई गिच्चक नकाना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गिच्चक नकाना यह भारत में खोजी गई पहली भूमिगत अंधी मीठे पानी की मछली है। यह असम के पारंपरिक डगआउट वेल, खुदे हुए कुएं से खोजा गया। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली भूमिगत अंधी मीठे पानी मछली है। मीठे पानी की मछली है। तीनों सही है। वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार गिच्चक नकाना नामक नई ब्लाइंड मीठे पानी की मछली खोजी है। ब्लाइंड मीठे पानी की मछली खोजी है गिच्चक नकाना। यह असम के पारंपरिक डगआउट वेल, खुदे हुए कुएं से खोजा गया है। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली भूमिगत अंधी मीठे पानी। वैज्ञानिकों ने इसे नए जीनस और नए स्पीसीज दोनों के रूप में वर्गीकृत किया है कि नया यह जीन है, नया स्पीसीज है।
यह भारत में खोजी गई पहली भूमिगत अंधी मीठे पानी की मछली और पूर्वोत्तर भारत की पहली सबटेरेनियन ब्लाइंड फिश मानी जा रही है। इसका शरीर लगभग 20 मिलीमीटर लंबा है और यह जीवित अवस्था में इसका रंग लाल दिखाई देता है। विशेष बात है कि जीवित अवस्था में इसका रंग लाल दिखाई देता है। भूमिगत वातावरण में लाखों वर्षों तक रहने के कारण इस मछली की आंखें विकसित नहीं हो पाई। ऐसे जीवों में दृष्टि की आवश्यकता कम हो जाती है, इसलिए विकास क्रम इवोल्यूशन के दौरान उनकी आंखें लुप्त हो जाती है। इसके विपरीत इनके टच और जल में कंपन वाइब्रेशन महसूस करने की क्षमता अत्यधिक विकसित हो जाती है, जिससे वे पूर्ण अंधकार में भी आसानी से जीवित रह पाते हैं। यह खोज इस बात का प्रमाण है कि भारत के भूमिगत जल स्रोत, कुओं और गुफाओं में अभी भी अनेक ऐसी प्रजातियां छिपी हो सकती है जिसका खोजा जाना बाकी है। इसलिए यह खोज जैव विविधता संरक्षण, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और भूजल पारिस्थितिकी, ग्राउंड वाटर इकोलॉजी के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जेनस और स्पीसीज जो अलग अलग रूप में से वर्गीकृत किया, उसमें अंतर क्या है? जेनस समान विशेषता वाले जीवों का समूह होता है जेनस, और किसी जीव की सबसे छोटी वैज्ञानिक इकाई होती है स्पीसीज। स्पीसीज से बड़ा वर्ग होता है जेनस, यह जेनस के अंतर्गत आता है स्पीसीज। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंग, उसके अंदर फाइलम, फाइलम के अंदर क्लास, के अंदर ऑर्डर, फैमिली, जेनस, फिर स्पीसीज होता है। किंग, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। असम की बात करें, असम की राजधानी दिसपुर है। इसके राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। एक सींग वाला भारतीय गेंडा, वन हॉर्न राइनोसोरस इसका राजकीय पशु है, और व्हाइट विंग्ड वुड डक जो है इसका राजकीय पक्षी है। यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, मानस, नामेरी, रायमोना, ये सब राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ रामसर साइट, दीपोर बिल रामसर साइट है, दीपोर बिल झील जो है रामसर साइट है। भूमिगत सबटेरेनियन जीव क्या होता है? वैसे जीव जो गुफाओं, भूमिगत जल स्रोत या अंधेरे वातावरण में रहते हैं। सामान्यतः इनमें आंख अविकसित होती है, त्वचा का रंग हल्का या पारदर्शी होता है, स्पर्श एवं कंपन महसूस करने की क्षमता अधिक विकसित होती है सबटेरेनियन जीव में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आप लोगों से प्रश्न बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का थीम। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 ईस्वी को हुई थी, सही है। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया, यह भी सही है। जीएसटी परिषद का 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा किया गया, सही है। अर्थात तीनों सही है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का सुधार माना जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस जीएसटी लागू होने से पहले भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था काफी जटिल थी। केंद्र और राज्य अलग अलग प्रकार के टैक्स वसूलते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स। अलग अलग करों के कारण व्यापार करना कठिन होता था और कई बार एक ही वस्तु पर कई स्तरों पर लगने से टैक्स ऑन टैक्स, जो कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, इसकी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। इसी समस्या को समाप्त करने के लिए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की अवधारणा के साथ जीएसटी लागू किया गया। इसका उद्देश्य पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली स्थापित करना, व्यापार को आसान बनाना, टैक्स चोरी को कम करना और राज्य केंद्रों के बीच कर प्रणाली में समन्वय स्थापित करना। जीएसटी के प्रकार की बात करें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जीएसटी काउंसिल की बात की जाए तो यह संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत रखा गया है जीएसटी काउंसिल को। ये इसका गठन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत किया गया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सदस्य में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं सभी राज्यों के शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं जीएसटी काउंसिल के। सीबीआईसी की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। प्रशासनिक मंत्रालय यह वित्त मंत्रालय के तहत आता है। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स, इसके अध्यक्ष रवि अग्रवाल हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल हैं, वहीं सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी हैं। जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स इसमें आता है सीबीआईसी में।
हमारा अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था, सही है। इसका गठन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद हुआ, सही। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी, सही है। अर्थात तीनों उत्तर सही है, तीनों कथन सत्य है। एसबीआई स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, एसबीआई स्थापना दिवस। इसी दिन 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर एसबीआई की स्थापना की गई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। एसबीआई आज भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2026 को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी जड़ें 1806 में स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता तक जाती है। बाद में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल रखा गया और इसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स का विलय कर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ बनाया गया। 1921 ईस्वी में इसे इंपीरियल बैंक बना दिया गया। वही जो बैंक ऑफ कलकत्ता प्रेसिडेंशियल बैंक सब जो था, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन सबों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना दिया गया और वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर एसबीआई बना दिया गया। स्वतंत्रता के बाद सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना और कृषि, लघु उद्योग, आम नागरिकों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना था। इसी उद्देश्य से 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आज एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में शामिल है। इसकी हजारों शाखा, एटीएम नेटवर्क, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म योनो एसबीआई जो है और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति भारतीय बैंकिंग प्रणाली की रीढ़ बनती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है एसबीआई का। इसके अध्यक्ष सीएस शेट्टी हैं, चेल्लू श्रीनिवासन शेट्टी। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का, इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। योनो एसबीआई का पूरा नाम यू ओनली नीड वन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मोनी को कौन सा पारंपरिक भारतीय उपहार भेंट किया? तो इसका सही उत्तर होगा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का पीतल का कलात्मक कछुआ। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का पीतल का कलात्मक कछुआ। नरेंद्र मोदी ने पैट्रिक हार्मोनी को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निर्मित ब्रास टर्टल उपहार स्वरूप भेंट किया। संसद, इसके अलावा सेशल्स के संसद के स्पीकर एजारेला एनेस्टा को तमिलनाडु की टोडा जनजाति द्वारा हस्त निर्मित पुखुर कढ़ाई वाला शॉल भेंट किया गया। अर्जेला एनेस्टा वहां की संसद के स्पीकर, तमिलनाडु की टोडा जनजाति द्वारा निर्मित पुखुर कढ़ाई वाला शॉल निर्मित किया गया। पुखुर। भारतीय परंपरा में कछुआ दीर्घ आयु, स्थिरता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। मुरादाबाद अपने उत्कृष्ट पीतल हस्तशिल्प के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, और इसे ब्रास सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मुरादाबाद को। इसी अवसर पर सेशल्स की संसद के स्पीकर वही अजारेला एनेस्टा को भी पुखुर कढ़ाई वाली शॉल भेंट की गई। यह शॉल नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले टोडा जनजाति की विशिष्ट संस्कृति पहचान मानी जाती है। यह पारंपरिक लाल, काली और सफेद ज्यामितीय कढ़ाई वाली विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत द्वारा विदेशी नेताओं को ऐसे पारंपरिक हस्तशिल्प भेंट करने का उद्देश्य केवल सम्मान प्रकट करना नहीं बल्कि एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, स्थानीय कारीगर और जनजातीय कला हस्तशिल्प उद्योग भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य हैं। यहाँ राजकीय पशु बारहसिंगा है, दलदली मृग भी जिसे कहते हैं। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय वृक्ष अशोक है उत्तर प्रदेश का, वहीं राजकीय पुष्प पलाश है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत में सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR उपग्रह के विकास के लिए किस देश की कंपनी ICEYE के साथ समझौता किया है? किस देश की कंपनी है ICEYE? यह फिनलैंड की कंपनी है। भारतीय स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह के विकास के लिए फिनलैंड की कंपनी ICEYE के साथ समझौता किया है। यह साझेदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब भारत में विकसित होने वाले SAR उपग्रह दिन और रात किसी भी मौसम घने बादलों के बीच पृथ्वी की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर लेने में सक्षम होंगे। सामान्य ऑप्टिकल कैमरा आधारित उपग्रह बादल या अंधेरों में तस्वीरें स्पष्ट नहीं ले पाते हैं, जबकि SAR तकनीक वाली रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है SAR उपग्रहों का
उपयोग केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, बाढ़ भूस्खलन की निगरानी, कृषि, वन संरक्षण, समुद्री निगरानी, शहरी नियोजन, रक्षा क्षेत्र में भी इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। इसके बाद अग्निकुल कॉस्मोस, स्काईरूट एरोस्पेस, पिक्सेल, दिगंतरा जैसी भारतीय कंपनियां नई अंतरिक्ष में तकनीक का विकास कर रही है। यह समझौता भारत को स्पेस इकोनॉमी और ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR की बात करें तो यह एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग तकनीक है। यह माइक्रोवेव तरंगे पृथ्वी की ओर भेजता है और ये तरंगे पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है। लौटे हुए संकेतों का विश्लेषण करके अत्यंत स्पष्ट चित्र तैयार किया जाता है SAR से। यह दिन रात दोनों समय काम करता है। बादल, धुंध, धुआं, वर्षा सब में इमेज ले सकता है। मौसम पर इसका कोई निर्भरता नहीं है। उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें निकालता है सिंथेटिक एपर्चर रडार। ऑप्टिकल सैटेलाइट की बात करें तो यह प्रकाश पर निर्भर होता है, वहीं सिंथेटिकल एपर्चर रडार जो होता है वो माइक्रोवेव रडार पर आधारित है। अग्निकुल कॉस्मोस की बात करें तो इसकी स्थापना 2017 ईस्वी में हुई। अग्निकुल कॉस्मोस, इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। अग्निकुल कॉस्मोस की यह निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है। और ICEYE ये जो फिनलैंड की कंपनी है, इसका मुख्यालय हेलसिंकी फिनलैंड में है और यह सिंथेटिक एपर्चर रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बनाता है। ICEYE। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के 51वें उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? उप वायुसेना प्रमुख। तो इसका सही उत्तर है आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के 51वें उप वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाले। ये एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिए, जो 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त हो गए। नागेश कपूर भार ग्रहण करने से पहले वे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC के रूप में कार्यरत थे। आशुतोष दीक्षित कार्यभार ग्रहण करने से पहले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC के रूप में कार्यरत थे। इस पद पर रहते उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेटेड मिलिट्री प्लानिंग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एयर मार्शल दीक्षित एक फाइटर पायलट, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एवं एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। 6 दिसंबर 1986 ईस्वी को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम कमीशन में कमीशन मिला था। उन्होंने 20 से अधिक प्रकार के सैन्य विमानों पर 3500 से अधिक घंटे का उड़ान का अनुभव प्राप्त है। मिराज 2000, MiG-21, जैगुआर ये सब का अनुभव है। उप वायुसेना प्रमुख भारतीय वायुसेना के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। वायुसेना प्रमुख की सहायता करते हुए ऑपरेशनल रेडीनेस, युद्ध क्षमता, प्रशासन, नई तकनीकों का समावेश, वायु अभियानों की योजना और भविष्य की सैन्य रणनीति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेते हैं। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय वायु भवन नई दिल्ली है। इसका मोटो नभ स्पृश दीप्तम है, टच द स्काई विथ ग्लोरी। यह भगवत गीता से लिया गया है। भगवत गीता से लिया गया नभ स्पृशम दीप्तम। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसका स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर को। वायुसेना प्रमुख अभी कौन है? अमरप्रीत सिंह है। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह है। उप वायुसेना प्रमुख बने हैं आशुतोष दीक्षित। लड़ाकू विमान जो वायुसेना के द्वारा यूज किया जाता है, रफाल जो कि फ्रांस से लिया गया है। रफाल फ्रांस का है। सुखोई 30 MKI यह रूस भारत ने मिलकर इसका विकास किया है। LCA तेजस जो है वह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यह भारत ने बनाया है। मिराज 2000 फ्रांस का। जैगुआर ब्रिटेन फ्रांस ने मिलकर बनाया है जैगुआर। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।